प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गद्य खंड का पहला पाठ है दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं, इसके पश्चात पाठ का संक्षिप्त परिचय, तत्पश्चात हम पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक की ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद जी की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? इनमें मानसरोवर ये 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कहानी दो बैलों की कथा। हम इस कहानी को 3 भागों में पढ़ेंगे। क्योंकि कहानी बड़ी है, इसलिए एक भाग में न करके हम अलग अलग 3 पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। हम पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, अर्थात वह आदमी के लिए गधा उसकी बुद्धिहीनता का परिचायक माना जाता है। गधा सचमुच ही बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना गया, नहीं देखा गया। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, कुलेल मीन्स क्रीड़ा कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद मीन्स उदासी स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते हुए नहीं देखा गया। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं। अर्थात ऋषि मुनि वाले सारे गुण उसकी सरलता के कारण उसमें देखने को मिलते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा गया। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया।
गणना योग्य बना दिया, सम्माननीय बना दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति, जो जीव ज़्यादा सीधा होता है, सरल होता है, उसे लोग बेवकूफ़ मानते हैं। उदाहरण के लिए कहानीकार ने बताया है कि गधा अपने सीधेपन की वजह से, अपने सरलता की वजह से, अपने संजीदगी सादगी की वजह से, अपने सरल स्वभाव की वजह से लोगों में मूर्खता का पर्याय माना जाता है, मूर्खता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। गधे का मुकाबला बैल भी नहीं कर सकता, भले ही चाहे वह कितना ही सीधा क्यों न हो। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। कहानीकार अब कहानी को आगे बढ़ता है कि झूरी काछी नाम का व्यक्ति है, वो बैलों को पालता है। तो उसके पास 2 बैल हैं जिनके नाम हैं, एक का हीरा, दूसरे का मोती। दोनों पछाई जाति के पालतू पशुओं की एक नस्ल है पछाई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, मजबूत, हट्टे कट्टे दोनों बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में देखने को मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। इन विषयों पर खास करके उन्होंने अपनी कहानियाँ और उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद जी के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा अर्थात वो दोनों बैल आपस में एक दूसरे के पास बैठ कर के मानो मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, एक दूसरे के मन की बातों को समझ जाया करते थे। निश्चय ही उनमें कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो शायद मनुष्य के अंदर भी नहीं होती। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। क्रीड़ा के लिए, खेल के लिए, मनोरंजन के लिए दोनों हल्का सा लड़ने भी लगते, सींग एक दूसरे से मिलाने भी लगते थे, लेकिन विग्रह के नाते से नहीं, दुश्मनी के नाते से, अलगाव के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल मनोरंजन के भाव से वो ऐसा करते थे। आत्मीयता के भाव
से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, उसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अच्छे दोस्त भी आपस में कई दफ़े मनोरंजन करने के लिए हल्की फुल्की धक्का मुक्की, कभी जिद बहस करने भी लगते हैं। वो उनकी दुश्मनी या वो उनके अलगाव का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी प्रगाढ़ता का प्रतीक है, वो उनके स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। जब नाद में खल भूसा उनको खाने के लिए दिया जाता तो दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई मीन्स दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया अपनी पत्नी के कहने पर। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें भाया नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि शायद हमारे मालिक ने हमें भेज दिया है और उनको बेचा जाना अपना अच्छा नहीं लगा। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले का नाम था गया, जिसके पास में झूरी ने उन दोनों बैलों को भेज दिया था। गया को घर तक गोई ले जाने, दोनों बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया, अर्थात बहुत परेशानी उठानी पड़ी। दोनों बैल आसानी से गया के साथ नहीं गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैयाँ पकड़कर अर्थात रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हम और काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हें हमको इस प्रकार से अपने घर से नहीं भेजना था। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या होते समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में, जहाँ पर खली और भूसा रहता है, उस नाद में दोनों को लगाया गया तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि दोनों को दुख हो रहा था कि हमें हमारे मालिक ने दूसरे स्थान पर बेच दिया है। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अजनबी अनजान से महसूस होने लगे सारे लोग, और उन्हें उन अनजान लोगों के बीच, उन अजनबी लोगों के बीच में अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से तिरछी निगाहों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, रात्रि हो गई, लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, अपनी रस्सियों को तुड़ा लिया और घर की तरफ भाग चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई थी।
तो दोनों बैलों ने जब अपने आप को विपदा में, मुसीबत में देखा, दोनों का वहाँ मन नहीं लगा, दोनों को अटपटा लगने लगा, तो मानो उनमें दूनी शक्ति आ गई थी और साधारणतया किसी बैल के द्वारा वो पकड़ा था। उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब हम देखते हैं पाठ दो बैलों की कथा, इसका संक्षिप्त परिचय। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कृषक समाज के जीवन में पशुओं का बहुत महत्व रहा है और कृषक समाज के सभी लोग अपने पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं, उनसे परिवार के सदस्य की तरह से व्यवहार करते हैं, उतना ही उनका ख्याल रखते हैं। उन पालतू पशुओं के प्रति कृषकों का भावात्मक प्रेम देखने को मिलता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। वो पगड़े नहीं तुड़ाए जा सकते थे, लेकिन उन दोनों ही बैलों ने मानो एक झटके में ही अपने पगहे तुड़ा लिए, रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल जब सोकर के उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हुए हैं। झूरी को आश्चर्य हुआ कि मैंने उन दोनों बैलों को अपने साले के यहाँ भेज दिया था, लेकिन ये बैल प्रातःकाल कैसे यहाँ लौट आए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव किसे कहते हैं, फुंदेदार रस्सी को जो गले में बैलों की बांधी हुई थी, लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। स्नेह अपने मालिक के प्रति, मालिक से मिलकर के उनके मन में अपने मालिक के प्रति स्नेह पैदा हो रहा है, लेकिन वो स्नेह कैसा था, विद्रोहमय। उन बैलों के मन में अपने मालिक के प्रति विद्रोह की भावना क्यों थी, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि उनके मालिक ने उन्हें दूसरे घर भेज दिया था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, खुश हो गया, उसकी आत्मा मानो खिल उठी। अपने दोनों बैलों को देखकर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी बार बार मन अपने उन दोनों बैलों के गले मिल रहा था, कभी उनको चूम रहा था तो कभी उनको थपकियां मार रहा था, उनको हाथ से सहला रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर मानो उन दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण अवश्य थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, तरह तरह की खाने पीने की चीज़। गांव के अन्य जो बच्चे थे जो उन्हें देख रहे थे वो खुश होते हैं और वो मानो उसके स्वागत में वो तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें लेकर के आते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो मानो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। नमक हराम का मतलब एहसान फरामोश, कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। उसे लगा कि उसके
बैलों के ऊपर नमक हरामी का जो आक्षेप लगाया गया है वो ठीक नहीं है। नमक हरामी क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? ये कौन कहता है? झूरी बोलता है अपनी पत्नी से। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। उसकी पत्नी जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये काम करना नहीं चाह रहे होंगे इसलिए वहाँ नहीं रुके। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागी इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं, खूब काम लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चौकोर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। झूरी की पत्नी को इस बात पर गुस्सा आता है कि वे दोनों के दोनों बैल उसके भाई के यहाँ से वापस भाग करके आ गए। वो दोनों ही बैलों को चौकोर, खली ये देने के लिए मना कर देती है। कहती है मैं केवल और केवल सूखा भूसा दूंगी, मेरी तरफ से खाएं चाहे दोनों मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद मीन्स चेतावनी दे दी गई। मजूर को क्या चेतावनी दे दी गई कि तुम इनमें से किसी को भी खली या चौकोर मिला करके भूसा नहीं दोगे, खाली भूसा दोगे। ये बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे? तो बोलता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। झूरी बोलता है, चुरा कर डाला। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हें किसी कहोगे। तो ये हमने देखा इस कहानी का प्रथम पार्ट। अब हम अगली टर्न पर पढ़ेंगे इस कहानी का दूसरा और तीसरा पार्ट।